नमस्कार, मैं आशुतोष एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सभी के सामने आशियंस पोएट्री प्रस्तुत हिंदी के बहाने श्रृंखला लेकर। आज हम अपनी श्रृंखला में एक रचना लेकर आए हैं। ये रचना परसाई रचनावली से ली गई है और हरिशंकर परसाई जी ने अपने रचनावली में की इस रचना में व्यंग के माध्यम से ये दिखाया है कि किस प्रकार आज़ादी के बाद की राजनीतिक व्यवस्था में भ्रष्टाचार और धांधली, इसके साथ ही आरक्षण व्यवस्था का आगमन और आरक्षण व्यवस्था के कारण किस प्रकार अयोग्य लोगों का पदासीन हो जाना देखने को मिलता है। हम रचना आरंभ करते हैं। एक दिन भरत बड़े खिन्न और चिंतित मुख से महाराज रामचंद्र के पास गए और कहने लगे, भैया आपके इन बानरों ने बड़ा उत्पात मचा रखा है। राज्य के नागरिक इनके दिन दिनों उपद्रवों से तंग आ गए हैं। ये बानर लंका विजय के मद से उन्मत्त हो गए हैं। वे किसी भी बगीचे में घुस जाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। किसी के भी घर पर बरबस अधिकार जमा लेते हैं। किसी के भी धन धान्य और स्त्री का अपहरण कर लेते हैं। नागरिक विरोध करते हैं तो कहते हैं कि हमने तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया था, हमने तुम्हारी भूमि को असुरों से बचाया है। हम न लड़ते तो तुम अन्य आर्यों की अधीनता में होते। तुम्हारी आर्य भूमि के हेतु त्याग और बलिदान किया है। देखो हमारे शरीर के घाव। कहते कहते भरत आवेश से विचलित हो गए। फिर खींचते से बोले, भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इन बंदरों को मुंह मत लगाइए। मैं इसलिए चित्रकूट तक सेना लेकर आया था कि आप अयोध्या की अनुशासन पूर्ण सेना ही साथ रखें, परंतु आपने मेरी बात नहीं मानी। अब परिणाम भुगत रहे हैं। ये आपके बानर प्रजा को लूट रहे हैं। एक प्रकार से बानर राज्य हो गया है। भरत के मुंह से क्रोध के कारण शब्द नहीं निकलते थे। वे मौन हो गए। रामचंद्र भी सिर नीचा करके सोचने लगे। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम के शांत मुख पर भी चिंता और उद्वेग के भाव उभरने लगे। सहसा द्वार पर कोलाहल सुनाई पड़ा। भरत तुरंत उठकर द्वार पर गए और थोड़ी देर बाद लौटे तो उनके मुख क्रोध से तमतमाया हुआ था। बड़े आवेश में अग्रज से बोले, भैया आपके बानर नया बखेड़ा कर रहे हैं, द्वार पर इकट्ठे हो गए हैं और चिल्ला रहे हैं, हमने आर्य भूमि की रक्षा की है, इसलिए राज्य पर हमारा अधिकार है। राज्य के सब पद हमें मिलने चाहिए, हम शासन करेंगे। इतना सुनते ही राम उठे और भरत के साथ द्वार पर गए। उच्च स्वर में बोले, बानरों, अपनी करनी का बार बार बखान कर मुझे लज्जित मत करो। इस बात को कोई अस्वीकार नहीं करता कि तुमने देश के लिए संग्राम किया है, परंतु लड़ना एक बात है और शासन करना सर्वथा दूसरी। अब इस देश का विकास करना और इसकी उन्नति करना, अतएव शासन का कार्य योग्य व्यक्तियों को ही सौंपा जाएगा। तुम लोग अन्य नागरिकों की भांति श्रम करके जीविकोपार्जन करो और प्रजा के सामने आदर्श उपस्थित करो। महाराज रामचंद्र के शब्द सुनकर बानरों में हलचल मची। कुछ ने उनकी बात को उचित बतलाया, पर अधिकांश बानर क्रोध से दांत किटकिटाने लगे। उनमें जो मुखिया था वे बोले, महाराज हम श्रम नहीं कर सकते। आपकी जय बोलने से अधिक श्रम हमसे नहीं बनता। हमने संग्राम में पर्याप्त श्रम किया है। हमने आर्य संग्राम में भाग नहीं लिया था क्योंकि पीछे हमें साधारण नागरिक की तरह खेतों में हल चलाना पड़े और अपनी योग्यता का परिचय हमने लंका में पर्याप्त दे दिया है। ये हमारे शरीर के घाव हमारी योग्यता के प्रमाण हैं। इन घावों से ही हमारी योग्यता आंकी जाए, हमारे घाव गिने जाएं। राम ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु बानरों ने तो बुद्धि को वन में ही छोड़ दिया था। हताश होकर राम ने भरत से कहा, भाई ये नहीं मानेंगे, इनके घाव गिनने का प्रबंध किया जाए। इसी समय उस भीड़ से गगनभेदी स्वर उठा, हमारे घाव गिने जाएं, हमारे घाव ही हमारी योग्यता के प्रमाण हैं।
तब भरत ने कहा, बानरों अब शांत हो जाओ, कल अयोध्या में घाव पंजीकरण कार्यालय खुलेगा। तुम लोग कार्यालय के अधिकारियों के पास जाकर उसे अपने अपने सच्चे घाव दिखा उसके प्रमाण पत्र लो। घावों की गिनती हो जाने पर तुम्हें योग्यता अनुसार राज्य के पद दिए जाएंगे। इस पर बानरों ने हर्ष ध्वनि की, आकाश से देवताओं ने जय जयकार किया और पुष्प बरसाए। हे निठल्लों को दूसरे की विजय पर जय बोलने और फूल बरसाने के अतिरिक्त और काम आता ही क्या है। बानर प्रसन्नता से अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। दूसरे दिन नंग धड़ंग बानर राज्य मार्गों पर नाचते हुए घाव गिनाने जाने लगे। अयोध्या के सभ्य नागरिक और नग्न नृत्य देखकर लज्जा से मुंह फेर लेते थे। इस समय बानरों ने बड़े बड़े विचित्र कार्य किए। एक बानर अपने घर में तलवार से स्वयं ही शरीर पर घाव बना रहा था। उसकी स्त्री घबराकर बोली, नाथ यह क्या कर रहे हो? बानर ने हंसकर कहा, प्रिय घाव बना रहा हूँ। आजकल घाव गिनकर पद दिए जाते हैं। राम रावण संग्राम के समय तो भाग कर जंगलों में छिप गया था, फिर जब राम की विजय सेना लौटी तो उसमें शामिल हो गया। मेरी ही तरह अनेक बानर वन से निकलकर उस विजयी सेना में मिल गए। हमारे तन पर एक भी घाव नहीं था, इसलिए हमें सामान्य परिचायक का पद मिलता। अब हम लोग स्वयं घाव बना रहे हैं। स्त्री ने शंका जाहिर की, परंतु प्राणनाथ, क्या कार्यालय वाले यह नहीं समझेंगे कि घाव राम रावण संग्राम किए नहीं हैं? बानर हंसकर बोला, प्रिय तुम बहुत भोली हो, वहां भी धांधली चलती है। स्त्री बोली, प्रियतम तुम कौन सा पद लोगे? बानर ने कहा, प्रिय मैं कुलपति बनूंगा। मुझे बचपन से ही विद्या से बड़ा प्रेम है। मैं ऋषियों के आश्रम के आसपास मंडराया करता था। मैं विद्यार्थियों की चोटी खींचकर भागता था, हव्य सामग्री झपट लेता था। एक बार एक ऋषि का कमंडल ही ले भागा था। इसी से तुम मेरे विद्या प्रेम का अनुमान लगा सकती हो। मैं तो कुलपति ही बनूंगा। इस प्रकार घाव गिना गिना कर बानर जहां तहां राज्य के पदों पर आसीन हो गए और बानर वृत्ति के अनुसार राज्य करने लगे। कुछ काल तक अयोध्या में राम राज के स्थान पर बानर राज ही चला। बानर तो असंख्य थे और राज्य के पद संख्या में सीमित। शेष बानरों ने क्या किया, यह एक प्रश्न उठता है। शेष बानर अनेक प्रकार के पाखंड रचकर प्रजा से धन हड़पने लगे। जब रामचंद्र ने जगत जननी सीता का परित्याग किया, तब कुछ बानरों ने सीता सहायता कोष खोल लिया और अयोध्या के उदार श्रद्धालुओं नागरिकों से चंदा लेकर खा गए। ये थी रचना हरिशंकर परसाई द्वारा एक व्यंग के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत की गई। इस व्यंग रचना के माध्यम से मैंने इसे पहली बार मेरे गुरुजन डॉक्टर कृष्ण बाबू सर, जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में रहते हैं, उनके माध्यम से सुना था। उन्होंने एक बार मुझे एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, जिस वक्त मैंने इसको सुना, और उसे सुनते वक्त मुझे अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था और आरक्षण व्यवस्था और आरक्षण के कारण मतलब जो भ्रष्टाचार और जो उच्च पदों पर अयोग्य लोगों के आसीन हो जाने और लोगों के कार्य न करने की एक समस्या दिखाई पड़ी और इसमें पूर्णतः झलक रही थी। तो मैं सोचा कि आप लोगों को ये रचना शायद पसंद आएगी। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी ये रचना। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले शनिवार को। नमस्कार।